नमस्कार, आप देख रहे हैं बात इंडिया की। मैं हूं प्रवीण तिवारी। हुआ वही जिसके बारे में सबको आशंका थी, जिसका डर भी था पूरी दुनिया को, यानी ईरान और अमेरिका का युद्ध अब भीषण होता चला जा रहा है। एक तरफ अमेरिका ने जमकर बमबारी कर दी है ईरान पर, तो दूसरी तरफ ईरान ने कह दिया है जो अमेरिका के साथ है वो हमारा दुश्मन है। ये लड़ाई यानी अब और भीषण होने वाली है और इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा वो हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे दुनिया में फिर तेल गैस का संकट पैदा होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या ऊर्जा संकट बहुत गहराने वाला है? सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच जंग का एक और राउंड शुरू हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर खत्म करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कह दिया ये लड़ाई जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी तब और बढ़ गई जब ईरान ने होर्मुज में 3 कमर्शियल जहाज़ों पर हमला किया, जिससे भड़के अमेरिका ने ईरान के 80 ठिकानों पर बमबारी की है। ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को नष्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि आज रात ईरान पर बड़ा हमला किया जा सकता है या करेंगे, जिस पर ईरान ने भी दो टूक कहा है कि अगर हमला हुआ तो माकूल जवाब दिया जाएगा। सवाल यह है कि अगर मिडिल ईस्ट में जंग की आग भड़की है तो क्या पूरी दुनिया इसमें झुलसेगी? इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में बारूदी बरसात से कोहराम मच गया। गरजती मिसाइलों ने हाहाकार मचा दिया। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का एक और राउंड तब शुरू हुआ जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 कमर्शियल जहाजों पर हमले किए, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति का गुस्सा भड़क उठा। ट्रंप ने अपनी सेना को हमले के ऑर्डर दिए, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने खलीफा के गढ़ में तबाही मचा दी। अमेरिकी सेना ने ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। अमेरिका ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया, ईरान के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर अटैक किया, एंटी शिप मिसाइल लॉन्चर, ड्रोन लॉन्च साइट को नष्ट करने का दावा किया, IRGC की 60 से ज्यादा तेज स्पीड बोट्स पर अटैक किए। इसके अलावा बंदर अब्बास, केशमदीप और सीरिक के आसपास मौजूद कई सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए गए। अमेरिकी सेना की कार्रवाई पूरी होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें करीब 8 सेकंड के भीतर लगातार 5 जोरदार धमाके दिखाई दिए। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर खत्म करने का भी ऐलान कर दिया। Any questions? Mr. President, is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Woodcock. अमेरिकी राष्ट्रपति ने इरादा साफ कर दिया है कि डील का दौर खत्म हुआ, अब दुनिया ईरान में तबाही की नई तस्वीर देखेगी। हालांकि ट्रंप की इस धमकी पर ईरान ने भी फौरन जवाब दिया। ईरान संसद के स्पीकर गालिबाफ ने कहा, धौंस, दबाव और वसूली का दौर अब खत्म हो चुका है। इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला और हम झुकने वाले नहीं हैं। अमेरिका के ताजा हमले सीज फायर समझौते के उल्लंघन है। अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरान की व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया है। ट्रंप आगे भी लगातार सैन्य हमले की धमकियां दे रहे हैं। वो मिलिट्री स्ट्राइक की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने ईरान के तेल पर प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया है और लेबनान पर इजराइल की कार्रवाई लगातार आक्रामक होती जा रही है। अब अमेरिका के हर हमले का माकूल जवाब देंगे और इसके लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। ईरान ने अमेरिका को सिर्फ चेतावनी ही नहीं दी, बल्कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर बम बरसाने भी शुरू कर दिए। ईरान की सेना ने दावा किया कि बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर तैनात अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर ड्रोन अटैक किया। कुवैत के अल सलेम एयरबेस पर भी हमले किए। बहरीन और कुवैत में 85 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया।
हमले से अमेरिका को भारी नुकसान का दावा भी ईरान ने किया। खलीफा की सेना ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अब हमला हुआ तो जंग आर पार की होगी, अमेरिकी ठिकानों पर तबाही भीषण होगी। सवाल है कि अगर अमेरिका ईरान के बीच फिर से जंग होती है तो क्या पूरा मिडिल ईस्ट अब बर्बाद हो जाएगा? क्या फिर दुनिया में तेल गैस का संकट पैदा हो जाएगा? इस जंग का खामियाजा क्या पूरी दुनिया को भुगतना होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। अगर घबराहट नहीं हो रही है तो होनी चाहिए, क्योंकि इसका असर हम सब पर पड़ने वाला है, निश्चित तौर पर पड़ने वाला है। ये लड़ाई क्या निर्णायक होगी। और आपने अगर डोनाल्ड ट्रंप को गौर से सुना हो तो उनसे जब पूछा गया क्या सीज़ फायर ख़त्म हो गया है, इज़ इट ओवर, तो उनका कहना था मेरे हिसाब से ख़त्म हो गया है। उन्होंने ये नहीं कहा सीधे सीधे कि ख़त्म हुआ नहीं हुआ, मेरे हिसाब से ख़त्म हो गया। ये बड़ी हिंसक कौम है, ये सिख पीपल हैं जिनका नेतृत्व भी सिख लोग ही बीमार लोग ही कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी विदेशी मामलों की जानकार हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर भरत भरई अमेरिका से लाइव हैं और शबीर मेहदी खान साहब ईरान से मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं जनरली बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं जब इतना शानदार पैनल मेरे साथ होता है कि मैं कहां से शुरू करूं, लेकिन मैं शबीर भाई से डॉक्टर कोचर शुरुआत करना चाहूँगा ताकि हम ईरान का स्टैंड भी जान लें और समझ लें कि वहाँ स्थितियाँ क्या हैं। प्रोफेसर जोशी, डॉक्टर भरत भरई, आप लोगों की इजाज़त से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। शबीर साहब, सबसे पहले तो 3 कमर्शियल जहाज़ों पर हमला किया गया ईरान की तरफ से, जिसके जवाब में 80 ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया है और दावा किया है कि आपको भारी नुकसान हुआ है, आज रात बड़ा हमला होगा। ये खबरें हम तक पहुंची हैं। आप मुझे आपका स्टैंड बताएं, क्या खबरें आपके पास हैं वो बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे दावत दी। हमारे पैनलिस्ट का भी नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार कहता हूं। देखिए, यहाँ पर जहाँ तक कि कल रात की बात है, किन ठिकानों पर हमला हुआ, कहा तो ये जा रहा है कि ये मिलिट्री साइट्स थे, लेकिन यही ठिकाने हैं जहां पर पिछले 1 महीने से अमेरिका हमला कर रहा है और ईरान भी उनको जवाबी कार्रवाई दे रहा है। ये हमला तो कर रहे हैं लेकिन उनको इसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये पिछले 1.5-2 महीने में जो झड़प हुई है छोटी मोटी अमेरिका और यूएस के बीच में, हमने उसको देख लिया है। तो आज रात को भी जब वो मारेंगे तो पलटा कर भी खाएंगे। जिस तरह से यूएस ने कल रात को 80 ठिकानों पर हमला किया था, ईरान का भी दावा यह है कि उन्होंने बहरीन में और कुवैत में 5th फ्लीट और अली सालिम बेस पर कुवैत में 80 ठिकानों पर उन्होंने भी हमला किया है। तो ये चलता रहेगा। अगर आप अपने हमलों से ईरान की क्षमता छीन सकते हैं, तब आप आकर यहाँ पर जो है, यानी मैं ट्रम्प की बात कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात, कोई बड़ा क्लेम कर सकते हैं। जो हुआ ये है वो ये है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसका 5वां पॉइंट है, अपॉन द साइनिंग ऑफ दिस MOU द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल मेक अरेंजमेंट्स यूजिंग इट्स बेस्ट एफर्ट्स फॉर द सेफ पैसेज ऑफ कमर्शियल वेसल्स, माफ कीजिए। तो यहाँ पर ईरान को जिम्मेदारी दी गई थी कि ईरान की सिक्योरिटी में और उनकी जिम्मेदारी में इन वेसल्स को दिया जाएगा, अमेरिका का इसमें कोई किरदार नहीं होगा। अब यहाँ पर अमेरिका ने इस 5th पॉइंट का वायलेशन करते हुए ओमान से एक पैसेज को खोला गया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ईरान अभी अभी एक बहुत बड़ी जंग से निकला है जो इलीगली उस पर थोपी गई है, तो उनको अपनी सिक्योरिटी की कंसर्न है। वो ये कह रहे हैं कि जो भी शिप यहाँ से गुजरे, ताकि हम मुतमईन हो कि ये सिक्योरिटी, ये कोई मिलिट्री काम नहीं किया जा रहा है, कोई अमेरिकन वेपन्स का कोई डिपो नहीं लाया जा रहा है, कोई यहाँ पर मिलिट्री कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए हमारे साथ हमआहंगी करने के बाद, हमारे साथ जो है हमारे साथ थोड़ा सा बात करने के बाद, बताने के बाद यहाँ से पास हो सकती है। जब ऐसा नहीं करती हैं तो ईरान ने एक बार वार्निंग दी, उसके बाद पर हमला भी किया है। तो यहाँ पर दरख्त है। और जहां तक कि ट्रम्प की बात है, ट्रम्प सिर्फ धमकियों से ही अपना काम चला, मैं इस पर आऊंगा शबीर साहब, इसको तो थोड़ा डिटेल में बात करनी पड़ेगी, लेकिन अभी इसी पॉइंट पर आपने बड़ा अच्छा व्यवस्थित तरीके से जानकारी दी। क्या मैं ये कह सकता हूं कि बेशक चलिए आपको प्रोवोक किया गया, यानी ईरान को प्रोवोक किया गया है, जो भी स्थितियां बनी हैं, लेकिन हमला पहले ईरान की तरफ से हुआ? ये नहीं कह सकते हम। देखिए, यहाँ पर जब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के 5वें क्लॉज को जब तोड़ा जाएगा, तो ईरान को राइट बनता है कि उस सिक्योरिटी को अपने हाथ में गॉट इट सर। मैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को तोड़ा गया, आपको प्रोवोक किया गया, गलती उनकी थी, सारी चीजें मान ली, हमला पहले ईरान की तरफ से किया गया, ये कहना तो टेक्निकली ठीक है।
ये जंग रुकी कब, जब आप कह रहे हैं कि मसलन हमला पहले ईरान की तरफ से किया गया। वर्तमान जब इन 80 ठिकानों पर हमला करने से पहले वर्तमान की परिस्थिति, ये जो एक सीज फायर, तथाकथित सीज फायर चल रहा था, उसके दौरान की बात कर रहा हूं। अगर आप सीज फायर को तोड़ने की बात कर रहे हैं तो लुबनान में हर रोज वो टूट रहा है, ठीक है ना। तो क्योंकि पॉइंट वन में भी ये मेंशन था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लुबनान में। आई गेस आप मेरा सवाल समझ गए और मैं आपके जवाब की बाध्यता समझ गया, क्योंकि मैं 2-3 बार एक ही सवाल पर रहा हूं। मैं आपकी बात समझ गया हूं, मैं जानता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि डोनाल्ड ट्रंप कोई बहुत महान व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन इस समय जो हमला हुआ है वो ईरान की तरफ से पहले ओपन किया गया, ये कहना गलत नहीं होगा। उसके कारण हैं, वाजिब कारण हैं, आप गिना भी रहे, वाजिब कारण मान लेते हैं, कोई बात जी। मैं बस यही जानना चाहता था। अब जनरल कोचर हमारे साथ मौजूद है। जनरल कोचर, ये जो हमला हुआ, इसकी ओपनिंग हुई, इसका जिम्मेदार किसको माना जाए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल आता है। बेशक इसमें प्रोवोक किया गया, एमओयू को तोड़ने की बात कही गई है, बट स्टिल जब फायर ओपन किया जाता है, जब हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, तब तो जिम्मेदारी उसी लिहाज से तय करनी होगी। धन्यवाद प्रवीण जी और जय हिंद सारे पैनलिस्ट को। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि सीज फायर का क्या मतलब होता है। अभी हमारे कंटेक्स्ट में भी जब हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं तो सीज फायर के कुछ ग्राउंड रूल्स होते हैं और उनको फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप एक पीस समझौते में घुस रहे हैं। बिकॉज एमओयू कोई आपका पीस एग्रीमेंट नहीं है, और ये हमको इसको समझ लेना चाहिए, बिकॉज लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक पीस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। अभी कोई पीस एग्रीमेंट नहीं है। इट इज ओनली एमओयू विच विल लीड टू अ पीस एग्रीमेंट। तो 60 दिन के लिए वो एक एमओयू ऐसे आपने बनाया है कि हम देखेंगे कि 60 दिन में हम शायद एक एग्रीमेंट तक पहुंचेंगे, और इसीलिए इसको सीज फायर आपका इसको लागू हुआ। तो इसको पहली चीज़ है कि जैसे कि आप एक लॉजिकल है, जब भी एक सीज फायर होता है, इस तरीके की चीज़ होती है, तो एक हॉटलाइन इस्टेब्लिश की जाती है। और हॉटलाइन का मतलब ये है कि जहाँ से भी उल्लंघन हुआ सीज फायर, जो मिलिट्री कमांडर्स हैं ईरान के और यूएसए के, उनको उसको हॉटलाइन पे आना चाहिए। क्या ये हॉटलाइन एग्जिस्टिंग है वहाँ पे? मुझे नहीं लगता वहाँ पे, बिकॉज ये हॉटलाइन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है मामला एस्केलेट ना हो जाए, जैसे कभी एस्केलेट हो तो आपको अपने अपने कम्युनिकेशन आपको देना पड़ेगा कि भाई हमने ऐसा उल्लंघन देखा है, और अगर ये वेसल्स विड्रॉ नहीं करेंगे तो हम फायर करेंगे। तो क्या इस टाइप की वार्निंग ईरान ने दी? बिकॉज यहाँ पे आप आईआरजीसी के साथ डील कर रहे हैं, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये जितने भी आईआरजीसी हैं ये बहुत हार्ड लाइनर्स हैं, और ये एक मौके के फिराक में है कि आप जैसे ही दाएं से बाएं होंगे हम आपको ठोकेंगे। तो पहली चीज़ है कि अगर आपको एक पीस एग्रीमेंट की तरफ आपको बढ़ना है तो इस तरीके का एक्शन आई थिंक वारंटेड नहीं था, मैं ये मानता हूँ। एंड आई थिंक जो हमारे दोस्त ईरान से वो भी एक्चुअली समझेंगे कि कोई भी चीज़ अगर वायलेट होती है। आपको मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है, इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान से, हमारा गलती से कोई भी इसको हवाई जहाज़ वो एक्चुअली पाकिस्तान के एयर स्पेस में चला जाता है, तो उसको वहाँ से एक वार्निंग आती है, यू हैव एंटर्ड एयर स्पेस, प्लीज गो बैक। यहाँ पे इस टाइप की वार्निंग के बारे में मैं सुन नहीं रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप एक एमओयू बनाते हैं तो उसके आपको ग्राउंड रूल्स भी बनाने पड़ेंगे। मुझे लगता है ग्राउंड रूल्स नहीं बने और एक एम्बिग्विटी में रखा गया है जानबूझ के, मुझे लगता है। और ये इसको दोनों साइड्स को तय करना चाहिए कि अगर आपको एनफोर्स करना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, अगर आपको ट्रैफिक एनफोर्स करना है तो उसके ग्राउंड रूल्स क्या बनेंगे। तो इसको पहली चीज़ ये है। दूसरी ये है कि जो आज ट्रंप की स्टेटमेंट्स है, देखिए मैं ट्रंप को कभी भी फेस वैल्यू पे नहीं लेता हूँ, और इसको ट्रंप की स्टेटमेंट आज कुछ होगी तो कल आप देखेंगे कुछ और निकले।
तो मैं ये मानता हूं कि अगले 48 आवर्स, और ये ईरान के लिए भी क्रूशियल है, अमेरिका के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए, बिकॉज अगर ये जंग खुल जाती है, और सुनने में आया है कि इसको नेटो अब सपोर्ट करता है, बिकॉज एक नेटो ने टर्न अराउंड ले लिया जो पहले नहीं था, और एक भी अभी इसको न्यूज आ रही है कि नेटो के 5000 जहाज तैयार हो चुके हैं इस जंग में शामिल होने के लिए। ये मैं इसको मॉर्निंग में मैं 4-5 चैनल्स में था, तो ये न्यूज़ उस टाइम पे वहाँ पे आ रही थी। आई डोंट नो इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, बट कंसिस्टेंटली ये न्यूज़ आ रही है मीडिया पर, और अगर ये न्यूज़ आ रही है तो ईरान को भी समझना चाहिए कि अब ये लड़ाई एक नेक्स्ट स्टेज पे जाएगी, जहाँ पे आपका जो मिलिट्री टारगेट्स ही नहीं एड्रेस होंगे, आपके एनर्जी रिसोर्सेज एड्रेस होंगे, आपके ऑयल डिपोज होंगे, आपके गैस के आपके प्लांट्स होंगे, और आपका सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी एड्रेस होगा, बिकॉज अब ये इस गजा टाइप की लड़ाई बनने वाली है। ये अगर आप उस स्टेज तक इसको खींच के लेके जाएंगे, बिकॉज अभी इसको अमेरिका में डेस्परेशन आ चुकी है, और अमेरिका जानता है बूट्स ऑफ ग्राउंड तो कर नहीं सकता, तो वो एक मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन मोड में जाएगा। डॉक्टर कोचर, क्या ऐसा है कि एक ईरान एक जिद पर है? देखिए, अभी आपने जो प्रोसेशंस आपने देखे हैं ना, अभी आपने इसको मीडिया में भी हम इसको कवर कर रहे थे कि इतने इसको इराक में भी लाखों में लोग इसको शिया कम्युनिटी जमा होगी, अजरबैजान में भी शिया कम्युनिटी है, बहरीन में भी शिया कम्युनिटी है, तो जहाँ पर भी शियाज हैं वो एक यूनाइटेड फ्रंट अभी दिखा रहे हैं। तो इससे इसको ईरान को ऐसे महसूस होगा, बट आई थिंक उनको समझना पड़ेगा, एक उनको ऐसा लगता है कि वी आर नॉट आइसोलेटेड, आज ये लोग हमारे साथ हैं, बट जब आपकी मदद का टाइम आएगा ना, जब आपको इकोनॉमिक हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो ये लोग सामने नहीं आएंगे। ठीक, बिकॉज आज एक रिलीजियस की तरह, एक रिलीजन की तरह ये तो मैं थोड़ा डिटेल में समझूंगा आपसे कौन किसके साथ में है, सब बाकी लोगों को भी शामिल करते हैं। प्रोफेसर जोशी, अभी आपने दो पक्ष तो सुने हैं, इसमें एक बात तो बहुत साफ हो गई है कि ये, और आपने बीच में कहा भी सीज फायर पर आप कुछ कह रही थी, वो कमेंट भी पूरा नहीं हो पाया था, यानी कुल मिलाकर ये लड़ाई क्या एक डिसिसिव मोड पर जा रही है? वो किसी की तरफ से हो, ईरान का अपना कॉन्फिडेंस है, वो लगातार शो करते ही रहे हैं, और डेस्परेशन एक शब्द अभी जनरल कोचर ने इस्तेमाल किया है, वो अमेरिका की तरफ से देखने को मिल रहा है। क्या है ये लड़ाई, अभी किस स्टेज पर पहुंच गई है? प्रवीण जी, अंतिम अध्याय तक तो ये लड़ाई अभी भी नहीं पहुंची है, और आप ही के शो पर बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को लगातार कह रही थी कि जो ये सीज फायर का MOU हुआ है, इसमें इस प्रकार की इफ्स एंड बट्स के साथ शर्तें हैं कि बहुत दिनों तक MOU टिक नहीं पाएगा। वैसे भी लीगल ग्राउंड पे इसकी कोई वैलिडिटी है नहीं, ये एक MOU है, इट्स नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट, फॉर्मल अग्रीमेंट नहीं है ये। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये कि जो शबीर भाई ने बात की कि आर्टिकल 5 जो MOU का था, उसमें किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान खोल देगा, और इससे कमर्शियल जितने कार्गोज और वेसल्स हैं उनको आने जाने देगा, और 2 महीने के बाद टैक्स लगाने की बात इस MOU में थी। अब इसमें यहाँ पर ना कुछ बिंदु हैं। तो पहली बात, 27 फरवरी के पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसका कंट्रोल था? किसी का कंट्रोल नहीं था, क्योंकि ये एक नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है और बड़ा ही महत्वपूर्ण स्ट्रेट है वैश्विक सामरिक और व्यापार दोनों की दृष्टि से। लेकिन इस पर ईरान, ओमान या किसी अन्य खाड़ी देश का कंट्रोल कभी नहीं रहा। लेकिन 27 फरवरी के बाद ईरान ने क्या किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वेपनाइज करते हुए इसको चोक कर दिया, और चोक कर दिया वहां तक ठीक। अब क्या हो रहा है, एक तो पूरा विश्व इसके रिपरकशन को झेल रहा है, दूसरा अब जब MOU की बात आई तो उसमें एक क्लॉज डाला जा रहा है जिसमें कि 60 दिनों तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात की जा रही है, और इसके बाद ईरान इस पर टैक्स लगाने की बात कर रहा है। अब यहाँ पर यक्ष प्रश्न ये कि ईरान होता कौन है इस पर टैक्स लगाने वाला, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय नियमों के हिसाब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई देश टोल टैक्स नहीं लगा सकता। ये किसी की बपौती नहीं है, नेचुरली मेड स्ट्रेट है ये। पनामा, स्ट्रेट ऑफ पनामा या सुएज कैनाल की तरह नहीं है जो आर्टिफिशियली मेड हो। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि अमेरिका कौन होता है इस पर ये डिसीजन लेने वाला कि हाँ भैया तुम 2 महीने के बाद टोल टैक्स लगा देना, क्योंकि बाकी की दुनिया को इससे जुड़ा हुआ जो रेपरकशन है वो झेलना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो नाटो के शामिल होने की बात हो रही है, ये जो ट्रंप ने आज स्टेटमेंट दिया है इतना महत्वपूर्ण, ये नाटो के ही सम्मेलन से दिया है, और हम पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे थे कि नाटो में एक रिफ्ट आती दिख रही है। अब हुआ क्या है कि नाटो में तो डिवीजन हो रखा था, लेकिन
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस तरह से ईरान ने वेपनाइज किया, उसको चोक किया, उसकी वजह से जो ऊर्जा संकट पूरे विश्व में उत्पन्न हुआ, तो ये तमाम पश्चिम के देशों को ये समझ में आया कि ईरान को जो इन्होंने खुला छोड़ा और ईरान जो एक नॉर्थ कोरिया की तरह बन के पश्चिम एशिया में उभरा, तो इसको देखते हुए अब हो सकता है कि नाटो के देश अमेरिका के साथ आ जाए, अन्यथा नाटो आज की तारीख में ट्रंप के साथ नहीं खड़ा था। तो हमारे यहाँ रायसीना डायलॉग में भी जो नाटो के जितने स्टेक होल्डर्स आए थे और भी परिचर्चाएं हुई, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि न हिंद प्रशांत क्षेत्र में न पश्चिम एशिया में हम कहीं पर भी मिलिटरीली अमेरिका के साथ जाकर खड़े नहीं होंगे। लेकिन अब उनके अपने राष्ट्रीय हितों की और ऊर्जा सुरक्षा की बात आ रही है ना प्रवीण जी, और विश्व का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस तो वो है ही। तो अब हो ये रहा है कि जो ये तमाम इफ्स एंड बट्स के साथ क्लॉजेस लगाए गए, तो उनको देखते हुए अमेरिका को भी लगा कि एक ब्रीदिंग स्पेस ट्रंप ने ले लिया। दूसरा, ईरान ने जिस तरह से सीज फायर को तोड़ा, ईरान को इस प्रकार से शिप्स पर अटैक करने की क्या जरूरत थी? पहले एक बार अमेरिका के साथ बातचीत कर सकता था, ओमान के साथ बातचीत कर सकता था। इफ दिस वाज नॉट इनफ, जब अमेरिका ने जवाब दिया तो ईरान को अब क्या आवश्यकता थी बहरीन पर और कुवैत पर अटैक करने की और उसके बाद प्रॉक्सीज को दोबारा एक्टिवेट कर देने की? दूसरा, इजराइल और लेबनान के बीच में कोई सीज फायर नहीं हो रखा, तो ये तो इजराइल ने, नेतन्याहू ने डे 1 से स्पष्ट कर रखा है कि हमारी जंग जारी रहेगी, और वो तो ईरान के साथ भी लड़ाई रोकने के पक्ष में नहीं थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ट्रंप अब तक नेगोशिएट किससे कर रहे हैं? हार्ड लाइन IRGC के साथ वो नेगोशिएट कर रहे हैं। तो वहां पर ना कोई अरागची की पावर है ईरान में, ना आप देखिए कि पेजेश्कियां की कोई पावर है। असल में तो पाकिस्तान जैसी हालत हो रखी, चला तो इस देश को कौन रहा है? IRGC चला रही है, और IRGC को सिर्फ वहां का सुप्रीम कमांडर कमांड कर सकता है या कंट्रोल कर सकता है। तो जो एक इलेक्टोरल लाइन है वहां की पार्लियामेंटेरियन, उसके पास पावर कहाँ है उन नेताओं के बाद प्रवीण जी? तो अरागची और पेजेश्कियां कुछ कर नहीं पा रहे हैं। IRGC के नेता आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, प्रॉक्सीज एक्टिवेट कर देते हैं, शिप्स पे, वेसल्स पे अटैक कर देते हैं, नाविक मर जाते हैं। तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि इस तरह का जो ये ऑन ऑफ होना है ना, नेगोशिएशंस का भी और युद्ध का भी, ये चलता रहेगा। अभी भी डिसिसिव फेज में फाइट नहीं गई है, वो तब जाएगी, मैं आपको आज बता रही हूँ, जब बूट्स ऑन ग्राउंड उतरेंगे या नाटो इस युद्ध में अगर इन्वॉल्व होता है, तब इस पश्चिम एशिया के पूरे युद्ध का ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इस पर आऊंगा। डॉक्टर भरत भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर भरत, मैं चाहता था, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष आपकी तरफ से आएगा। ये सारी बातें शुरू हुई एक हमले के बाद में, लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के बयान की। उनको हमने अभी सुना, वो कह रहे हैं मेरे हिसाब से कोई सीज फायर जैसी स्थिति नहीं, मेरे हिसाब से सीज फायर खत्म हो चुका है। मेरे हिसाब से का मतलब है कि वो अन्य लोगों को भी, जो अथॉरिटीज़ हैं दूसरी, उनको भी साथ में लेकर चल रहे हैं। यानी हो सकता है कि उनके अपने सहयोगी या अमेरिका की जो पूरी सरकार है, सेना के प्रमुख हैं, ये सारे लोगों का मंतव्य और मत लेकर वो साथ में चलते हों और अपनी बात को वो अलग तरीके से, यानी उनका बस चले तो वो तो कल जाके पूरी चढ़ाई कर दें, लेकिन शायद किसी वजह से रुक जाते होंगे। हाँ, इस बीच में ये ज़रूर हुआ कि मिड टर्म इलेक्शन है, वो किसी तरह बाहर निकलना चाहते हैं, उन पर बड़ा दबाव है। आपसे भी मेरी बात हुई थी, ऐसी कुछ स्थितियाँ बन रही थी, लेकिन अब लगता है कि ऐसे हालात नहीं है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को ये पंप कहाँ से मिल रहा है, या ये 3 जहाज़ों पर हमला मात्र जो है उन्हें एक और मौका दे गया है? प्रवीण जी, मैं पहले आपको बताऊं, अंग्रेजी में आर्टिकल 5 में क्या लिखा है, वो फारसी में पढ़ रहे होंगे। अपॉन द साइनिंग ऑफ द MOU, ईरान विल मेक अरेंजमेंट्स using its best efforts to allow safe passage of commercial vessels through the Strait of Hormuz with no charge. Traffic will start flowing immediately, taking into account the need to remove technical and military obstacles and conduct demining operation. किसने ईरान को राइट दिया कि अगर नहीं हुआ तो उसको अटैक कर दे, तो इसको मार दे? और जो 3 शिप पर अटैक किया, एक सऊदी अरेबिया का टैंकर था, दूसरा कतार का टैंकर था LNG का, जो भारत आ रहा था। तो ऐसा नहीं था कि अमेरिका का शिप था या इजराइल का शिप था, उनके दोनों खाड़ी के देशों का शिप था, और एक तो भारत जा रहा था। वो बोलते हैं भारत हमारा मित्र है, भारत हमारा मित्र है। उसकी जो निगोशिएशंस होती है लास्ट वीक, वो दोहा कतार में होती है। हमास का हेडक्वार्टर मीटिंग कतार में है, और उसी का LNG टैंकर
जो अपने भारत देश बोलते हैं मित्र हैं वहाँ जा रहा तो उसके पर अटैक कर दिया, उसको आग लगा दी। तो जब आयतोल्ला की स्मशान यात्रा हो रही थी तो ईरान ने क्यों ये संयम नहीं बताया कि भाई हमारे यहाँ इतना रिचुअल चल रहा है तो ठीक है, अपने पड़ोसी देशों के टैंकर जा रहे हैं। दूसरा, ये लेबनान की बात करता है, हिज़्बुल्लाह उसके पास 1,40,000 रॉकेट आए कहाँ से? ईरान ने सब दिया। और जब सीरिया में शिया का राज था, बशर अल असद का, उसी के दरमियान उन्होंने लैंड कॉरिडोर बना दिया और ईरान से, सीरिया से, लेबनान सब शस्त्र जाते हैं। अभी वो शस्त्र जाना बिल्कुल बंद हो गया है। आप देखो तो ईरान का, सीरिया का जो नया प्रमुख है बशर, वो कल ट्रंप को मिल रहा है। तो वहाँ मिडल ईस्ट में भी वो चेंज हो रहा है। पहले 14% शिया, 70% सुन्नी पर सीरिया में राज कर रहे थे, वो भी अपार्थाइड रेजिम था। अब वो शिया चले गए, बशर तो चला गया मॉस्को, और जो 70% सुन्नी है उन लोगों ने ले लिया है। और वो बोलते हैं हम हिज़्बुल्लाह को कुछ भी नहीं जाने देंगे। हिज़्बुल्लाह लेबनान से जब इजराइल का बमबारी चलता है तो सीरिया में घुसने जाते हैं, उसको आने नहीं देते हैं। बोला है तुमको जो करना है लेबनान को करो, सीरिया को इन्वॉल्व मत करो। तो आज परिस्थिति बदल रही है और इजराइल, जैसे उन्होंने हमास और इस्लामिक जिहाद को गाज़ा में ख़त्म किया, उसको 2/3 हिज़्बुल्लाह को ख़त्म किया है और बाकी का 1/3 उसको ख़त्म करना चाहता है। और लेबनान में 30% शिया है, 30% सुन्नी है और 30% क्रिश्चियन है और दूसरे मिसलेनियस है। तो ये जो शिया है हिज़्बुल्लाह, ईरान की सरकार क्या करती है? उसके प्रतिनिधि वॉशिंगटन में आते हैं, इजराइल के साथ समझौता करते हैं और हिज़्बुल्लाह बोलते हैं नहीं, हमको तो सीज़ फायर करना ही नहीं है। तो ईरान के क्या लेनी देनी है? ईरान तो इजराइल और लेबनान से 2000 किलोमीटर दूर है। ईरान, लेबनान की अपनी चुनी हुई सरकार है, यूनाइटेड नेशंस की सरकार है, उसकी सरकार जो समझौता करती है तो क्यों लेबनान में जाकर वो धमाका करते हैं? तो ईरान को अपने पड़ोसी देशों के साथ शांति से रहना चाहिए। उनकी प्रजा की उन्नति के लिए उनको जो ऑयल और गैस का इनकम है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अब क्या कर रहे हैं? पैसा हमास को देते हैं, हिज़्बुल्लाह को देते हैं, इस्लामी जिहाद को देते हैं, हुथी को देते हैं, सारी दुनिया में टेररिस्ट को करते हैं। उनके लोगों के लिए पैसा का खर्च नहीं होता है। तो ईरान को शांति प्रिय होना है, अपने पड़ोसियों से साथ शांति से रहना चाहिए, तो उनकी आबादी बढ़ेगी। शब्बीर साहब, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, चाहे प्रोफेसर जोशी ने कही, जनरल कोचर ने कही या भरत सर ने अभी अभी जो बात कही है। 2-3 बातें हैं। पहली चीज़ तो ये कि उन्होंने MOU का 5वां पॉइंट पढ़ के बता दिया। उन्होंने कहा कि आप शायद फारसी में पढ़ रहे होंगे और उन्होंने अंग्रेज़ी में पढ़ के बताया और उसके मायने साफ हैं कि आप सेफ पैसेज देंगे, बातचीत करेंगे, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, फिर हमला क्यों कर दिया गया? पहला सवाल ये खड़ा हुआ। दूसरा, दूसरों के मसलों में टांग अड़ा रहे हैं जबकि अपने घर में परेशानियां चल रही हैं। आपको लेबनान की चिंता ज़्यादा होती है, आपने भी अपनी बात में शुरुआती उद्बोधन में कह दिया था, क्योंकि आप वैश्विक रूप से सबको, एक तरफ तो आप पड़ोसी मुल्कों की हिफाजत चाहते हैं, दूसरा कुवैत और बहरीन पर हमले की बात भी आप ही कहते हैं। वो कौन से आपके दुश्मन बैठे हुए हैं? वो तो अड़ोस पड़ोस के हैं। आप अमेरिका से लड़ाई कर रहे हैं, उनके बेसेस ज़रूर वहाँ पर हैं, लेकिन आप किसको मार रहे हैं, किसको डरा रहे हैं, किसको दुश्मन बना रहे हैं? कुल मिलाकर ये है कि अभी कुछ दिनों पहले तक, मैं आपको भेजूंगा लिंक, बहुत सारे हैं, प्रोफेसर जोशी भी रही, जनरल कोचर भी रहे, ईरान हीरो बन गया था। अभी थोड़े दिन पहले तक ईरान हीरो था, अमेरिका विलेन था, और आज मैं चर्चा बिल्कुल अलग दौर पर देख रहा हूं, चाहे जितने लोगों को बैठा लें आपके सिवाय, जो इस समय ईरान के पक्ष में कोई बात रखे। कोई बात नहीं। मैं रेस्पेक्ट करता हूं, हमारे जो यहाँ पर पैनलिस्ट हैं उनकी उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। देखिए, हम यहाँ पर इस तरह से बात करते हैं जैसे कि 2001 में अफगानिस्तान पर ईरान ने नहीं, यूएस ने नहीं, ईरान ने हमला किया। इराक पे 2003 में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना बना के अमेरिका ने नहीं, ईरान ने हमला किया। गजा में जेनोसाइड इसराइल नहीं बल्कि ईरान ने किया है। ऐसे हम बात करते हैं। और जैसे कि 2025 में ईरान जब नेगोशिएशंस के टेबल पर बैठा हुआ, तब 12 दिन की जो जंग हुई वो उसको यूएस ने नहीं बल्कि ईरान ने किया।
2026 में जब दोबारा गुडविल में आकर नेगोशिएशंस के टेबल पर बैठा हुआ था ईरान, उसके बीच में आकर उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया जा रहा है। वो ईरान, बल्कि वो यूएस ने नहीं बल्कि ईरान ने किया है। हम सब चीज उठाकर जो है ईरान के सर पर डालते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यहाँ पर कुछ और बोल रही है। मेरा सॉरी टू इंटरप्ट, आपने देखा मैंने अभी तक बीच में किसी मैं बोलता भी नहीं हूं, सॉरी टू इंटरप्ट। मैंने बिल्कुल एक लाइन में आपने जितनी बातें कही वो सारी बातों का लब्बो लिबाब निचोड़ रख दिया कि कुछ इस घटना के ठीक पहले तक आप हीरो थे, अमेरिका विलेन था। मैं कह तो रहा हूं इस घटना के पहले आप हीरो थे, अमेरिका विलेन था। इस घटना की बात हो रही है, वर्तमान समय की बात हो रही, तो हम पीछे जाके फिर उसको क्या मंथन करना। पब्लिक ओपिनियन जरूरी नहीं है कि फैक्ट्स की अक्कासी करता हो। पब्लिक ओपिनियन बीचतर मीडिया और इन चीजों से लेड होता है, तो ठीक है हम उसकी फिलहाल बात नहीं करते। वो आज कल हीरो थे, आज विलन बन के कल फिर से हीरो बन जाएंगे, ठीक है ना, तो उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात इस बात की हो रही है कि लुबनान पर 1982 में इसराइल हमला करता है बगैर किसी वजह के। बात 3 जहाजों पर हमले की हो रही है। बात आज की घटना की तो हमने की है, कितनी बार चर्चा की है, लेबनान की है, हिजबुल्लाह की है, कैसे वो बने, जनरल कोचर कितनी बार रहे, प्रोफेसर जोशी कितनी बार रही, बहुत बात हुई है इस पे और भी करेंगे। बात हो रही है उन 3 जहाजों पर हमले की जो एमओयू का आप उल्लंघन बता रहे थे, और डॉक्टर भरत भरई ने आपको बताया कि वो उल्लंघन नहीं है, गलती है ईरान की। मैंने इंटरव्यू के इब्तिदा में इंग्लिश में ही पढ़ के सुनाया और वो भी पढ़ के सुनाया, तो हमारे जो यहाँ पर गेस्ट थे उन्होंने पढ़ी थी बात। ईरान को अपनी सिक्योरिटी की कंसर्न है। अमेरिका ने कहा था कि ईरान और ओमान मिलकर जो है सेफ पैसेज का ख्याल रखें, तो क्यों यहाँ अमेरिका आकर एस्कॉर्ट, क्यों अमेरिका की मिलिट्री की प्रेजेंस गल्फ में अभी भी मौजूद है, जबकि ये अब इसकी आड़ में ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग जो है अपने नहीं, आप आशंका की बात कर रहे हैं, नहीं आप आशंका की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आशंकित थे, आप कह रहे हैं आशंकित थे इसलिए कमर्शियल जहाज पर हमला कर दिया आपने। कमर्शियल जहाज पर हमला किया है, इसलिए किया है कि ईरान के मर्जी के साथ और ईरान के मॉनिटरिंग के अंदर जाना चाहिए, इसलिए हमला किया है। क्यों अमेरिका आकर जब उसने कह दिया कि ईरान की जिम्मेदारी होगी, तो क्यों अमेरिका आकर टांग अड़ा रहा है? और दूसरी बात जो बात अटकी हुई है, प्रोफेसर जोशी कुछ कहना चाह रही है। प्रोफेसर जोशी क्विक कमेंट, फिर मैं जनरल कोचर के पास जा रहा हूँ। मैं एक छोटा सा कमेंट ये करना चाह रही हूँ कि तकनीकी दृष्टि से और अंतरराष्ट्रीय नियमों की दृष्टि से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की किसी प्रकार की बपौती नहीं है। और मैंने जैसे कि बताया 27 फरवरी के पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाज ऑल इंडिपेंडेंट एंड फ्री। ये तो कल को हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन ऐसे बैठ जाए और कहे कि ये तो मेरा क्षेत्र है क्योंकि मुझे यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से आशंका है। और इंडोनेशिया ने तो स्टेटमेंट भी दिया था कि अगर ईरान ने टोल लगाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे तो मैं जाकर के स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे टैक्स लगाऊंगा। तो ये तो पूरी दुनिया में एक ट्रेंड शुरू हो जाएगा। क्विक कमेंट शब्बीर भाई, क्विक कमेंट करिए आप इस पे, क्या बोलना चाह रहे हैं जी? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंडोनेशिया पे किसी ने हमला नहीं किया। चाइना का जो बता रहे प्रोफेसर साहब, वो किसी ने हमला नहीं किया चाइना पर, ईरान पर हमला हुआ। आप उस बात को समझिए कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कितना बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा अगर किसी भी कारण से हर कोई देश ईरान का एग्जाम्पल पकड़ के नेचुरल सोर्सेस पे टोल टैक्स लगाने लगेगा। तो ट्रेड कितनी बुरी तरह से प्रभावित होगा, सप्लाई चेन्स कैसे बाधित होंगी, आप सोचिए, ये सोच के देखिए। हम सोचते हैं ये सब चीजें। अगर आपको लीगैलिटी के बारे में बात करना है, उसके लिए 40 मिनट चाहिए हमें। हम लीगैलिटी बयान कर सकते हैं इंटरनेशनल लॉ के अनुसार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पूरा केस है, प्रवीण जी के शो पे हो चुकी है, मैंने भी क्लॉजेस बताए थे आपको। दूसरी बात यह है कि किसी पर हमला नहीं हुआ। आप देखिए, जब एक कंट्री पर हमला होता है, बार हमला होता है, तो उनको राइट है कि जहां से भी उनको लगता है कि हमला हो सकता है, उसको जाकर वो कंट्रोल करें। नहीं, पर ये कोई हमला नहीं था। चलिए, इस विषय के सबसे अच्छे जानकार जनरल कोचर हैं। जनरल कोचर, क्या कमर्शियल जहाज़ों का वहाँ से गुजरना ये कोई हमला था, आशंका में किया गया, या अपने दबदबे को दिखाने के लिए किया गया, या अमेरिका ऐसी चेष्टा कर रहा था कि वो धीरे धीरे इस बैरियर को कि तुम्हारा दबाव है और तुम्हारा जोर नहीं चलने देंगे, ये दिखाने की कोशिश हो रही थी, इसलिए हमला हुआ? आप गलती किसकी मानते हैं इसमें? प्रवीण जी, पायरेसी का क्या मतलब होता है? हम जब इस सोमालिया में अपनी शिप्स को भेजते हैं
और वो इंटरनेशनल वाटर में जारी होती हैं, उनके ऊपर हमला होता है, उनको हाईजैक कर लिया जाता है, तो दैट इज नोन एज पायरेसी। यहाँ पर भी हमने इसका देखा है कि अब आप देखिए, अब इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को मैं इसको मानता हूँ कि यहाँ पे ईरान ने गलती करी, पर इसके पहले भी इंसिडेंट्स अगर आपने देखे जहाँ पे अमेरिका ने भी शिप्स के ऊपर अटैक किए, और इसको अमेरिका ने भी जाके अपने सोल्जर्स को, और उसको इंडियन शिप्स भी थी उसमें, तो ये देखिए, मैं इसको ईरान को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ इस डिसीजन में, बट मैं देख रहा हूँ ये जो लड़ाई है, इट कैनॉट हैव डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट पीपल। और आज अगर आप ईरान को ब्लेम कर रहे हैं, तो इसको कुछ वक्त पहले आपको अमेरिका को भी ब्लेम करना चाहिए, बिकॉज अमेरिका ने भी सिमिलर एक्ट किया था, और आप जानते हैं कि उन लोगों ने अपना इसको मिसाइल फायर किया था शिप के ऊपर, उसके इंजन के ऊपर फायर किया था, और उसको डिसेबल कर दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद उस शिप को टेक ओवर किया, तो उसमें हमारे भी इसको सेलर्स अपना मारे गए थे, और एक शब्द इसको अमेरिका का अपॉलॉजी का नहीं था, और ये चीज इसको बहुत मीडिया में हाईलाइट हुई थी, और उसका जो मार्को रूबियो है और ट्रम्प, जब मोदी जी वहां पे मिले थे, एक शब्द नहीं था अपॉलॉजी का कि हमने आपके इसको लोगों को इस तरीके से मारा। तो ये चीज देखिए, अब आप यू आर इन अ वॉरलाइक सिचुएशन, और इंटरनेशनल कानून की बात करते हैं। इंटरनेशनल कानून इसको कौन फॉलो करे क्या? और मैं इसको, डॉक्टर अंशु ने ये बात करी थी, आप क्या इसको समझते हैं चाइना फॉलो कर रहे हैं साउथ चाइना सी पे? और ये जो आपकी 9 इसको डिग्री आपका जो उसने उसको लेन बना रखी है वहां पे, और जो उसने स्प्राटी आइलैंड्स और पारासिल आइलैंड्स लिए, क्या वो जायज है? और वो जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होने नहीं देता, क्या वो जायज है? वो तो यहाँ पे इट इज माइट इज राइट वाली बात है, इसमें कोई इंटरनेशनल कानून आपको माइट इज राइट, यही अमेरिका ने किया। प्रोफेसर जोशी, क्विक कमेंट, फिर मैं भरत सर के पास जाना चाहता हूँ। सर, तब तो अगर इस दृष्टि से देखें तो भारत को महासागर डॉक्ट्रिन ही नहीं बनानी चाहिए, भारत को प्रयास ही नहीं करना चाहिए हिंद प्रशांत क्षेत्र को इन्फ्लुएंस फ्री रखने के लिए। देखिए, जो देश गलत करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे देश उसका गलत चीजों का अनुसरण करें। अगर आपको एक इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना है, ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, तो एक ऑर्डर को और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो नियम बने हुए हैं उनका पालन तो करना पड़ेगा। अगर हर कोई इसी तरह से एनार्की फैला देगा, तो इस पूरे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तो एनार्की हो जाएगा पूरा सिस्टम। आप जो माइंड इज राइट कह रहे हैं, वो आप रियलिज्म सुनते हैं। जनरल कोचर कुछ कमेंट कर रहे हैं जी, लिबरल है। एक मिनट सुनते हैं। डॉक्टर अच्युत, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आप हु इज गोइंग टू एनफोर्स दिस? अभी हम सर, तो एटलीस्ट आपके और मेरे जैसे लोग जो टीवी चैनल पर बैठ के चर्चा करते हैं, उसको गजा का मैं कहना पड़ेगा कि अमेरिका देखिए, आपको मैं गजा का एग्जांपल देता हूं, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट, प्लीज अलाउ मी टू डोंट इंटरफेयर। इस गजा का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उसमें इजराइल ने 70,000 इसको महिलाएं और इसको बच्चे उसमें शामिल, तो उनको मारा है। इजराइल में भी तो मारे गए। क्या वो इंटरनेशनल कानून था? मारे हमास ने। क्या वो इंटरनेशनल कानून था कि इस तरीके से वो कर सकते थे? इजराइल में जो हमास ने बच्चे और महिलाएं मारे, उस पर भी तो आप बोलिए ना। You have to understand that in a situation of war, इसको या तो आप बोल रहे हैं या मुझे बोल दो, एक एक करके या तो आप बोल रहे हैं या मुझे बोलने दो। Let us speak because सर, तो मैं बोल रही हूँ, बीच में तो आप बोल रहे हैं ना, मैं तो जवाब दे रही थी। I was only making a short comment. नहीं, आप बोलिए, you please complete and then I will answer. मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको गाजा की चिंता है, तो इजराइल में जो बच्चे और महिलाएं मारे जा रहे हैं, उनकी भी तो चिंता कीजिए ना सर। हमास ने मारा वहां पर महिलाओं और बच्चों को। 7 अक्टूबर 2023 को किसने हमला किया था सर इजराइल पे? हमास आतंकवादी संगठन है या नहीं है? तो अगर गाजा के महिला और बच्चों की आपको चिंता है, तो इजराइल के महिला और बच्चों एक एक करके ठीक है। प्रोफेसर जोशी बोलिए, जनरल कोचर। अच्छा, देखिए, आपने 7 अक्टूबर की बात करी, यस इट वाज रॉन्ग, बट आर यू जस्टिफाइड टू राइट दैट रॉन्ग बाय किलिंग इनोसेंट विमेन एंड चिल्ड्रन? नॉट एट ऑल। तो मैं दोनों जगह के मारे हुए बच्चे और महिलाओं की बात कर रही हूं। आप बीच में मत बोलिए अभी, प्लीज कीप क्वाइट, आई डिडंट इंटरफेयर। मुझे लेके आप गलत कमेंट मत कीजिए। लिसन टू मी एटलीस्ट यार, यू आर पुटिंग मी इनटू द स्पॉट, और आप मेरे कहे का गलत मतलब निकाल के मुझे कोट कर रहे हैं। आपको मौका देंगे बोलने का।
ठीक है So I know प्रोफेसर you're a जोशी, professor, you प्रोफेसर are जोशी एक speaking. मिनट जी। Please I do know, not misquote me. but at least give me an opportunity to. ठीक है जनरल Comment- कोचर, इसको comment- इसको 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 शॉर्ट कमेंट में आप वाइंड अप करें अपनी बात को, आप जो कहना Okay, चाहते हैं। I'll just wind it up in a very, very simple way. We are at war, and in the war, you know, whatever opportunity ये आपको मिलेगी, ना तो जेनीवा कन्वेंशन आप इसको फॉलो करें इस लड़ाई में, ना तो आप कोई भी ह्यूमैनिटेरियन आपका अनक्लॉज आपका फॉलो नहीं हो रहा है. सो लेट अस नॉट कोट रूल्स एंड रेगुलेशंस इन टुडेज वॉर सिनेरियो. पॉसिबली 71 वॉर में हमने इसको फॉलो किया और सब कुछ किया, बट आज की लड़ाइयों में मैं समझ गया सर आपकी बात, उल्लंघन हर तरफ से हो रहा है, किसी को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर जोशी शॉर्ट कमेंट, क्योंकि आप कुछ कहना चाह रही थी, बीच में बात रुकी, बहुत शॉर्ट कमेंट करिएगा। भरत सर और नहीं, शबीर भाई प्रवीण जी, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि यदि आपके मेरे जैसे लोग भी नियमों की बात नहीं करेंगे तो दुनिया एनार्किक हो जाएगी। उल्लंघन तो सभी करें। तो गॉट किसी इट, को मैं साइड समझ मत गया कीजिए। आपकी बात कि जब पैनल पर हम बात रखते हैं तो हमको उन पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए एक विचारक के तौर पर, क्योंकि ये बात दुनिया के तमाम लोगों तक जाती है। ये आपका मत रहा और जनरल कोचर ने अपना मत रखा। डॉक्टर भरत, बहुत सारी बातें हुई है आज, बेशक मैंने बार बार कह रहा हूं वो इस डिबेट के ठीक पहले तक शब्बीर भाई या ईरान से जो भी लोग बैठ रहे थे वो एक हीरो की तरह, यानी सारी सिंपैथी पैनल की उनकी तरफ देखता था। यहां तक कि अमेरिका से जो मेहमान बैठते थे कहते थे कि अरे ये डोनाल्ड ट्रंप तो सुबह कुछ सोच रहे हैं, शाम को कुछ सोच रहे हैं, इनके मिड टर्म इलेक्शन है, परेशान है, निकल। ये मैंने देखा और अभी एकदम से हालात बदल गए। तो ठीक है, इस एक घटना को अगर एक तरफ रखा जाए तो अमेरिका भी दूध का धुला नहीं है, पूरी बातों का एक समग्रता से अगर रखा जाए। देखो, डोनाल्ड ट्रंप अपनी भाषा का जो इस्तेमाल करता है वो ठीक नहीं है, और अच्छी सिविलाइज्ड लैंग्वेज ही कैन यूज़। इसमें ईरान ने बड़ा गलती किया है, क्योंकि जो माहौल था वो शांति की तरफ जाने का था। जो MOU साइन किया था उसके उम्मीद ये थी कि धीरे धीरे उनको शांति होगी, ईरान की प्रजा को भी उसका लाभ मिलेगा, मिडिल ईस्ट में शांति होगी और सबको अच्छा होगा। तो ये 3 जहाज जो अपने दोस्त के थे, मिडल ईस्ट खाड़ी के वाले के देशों थे, और एक जहाज तो भारत के लिए LNG जहाज, उसके ऊपर क्यों अटैक किया? और वो भी टाइम पर कि जब आप अपने आयातुल्ला को जो स्मशान यात्रा कर रहे थे, वो सेक्रेड ओकेजन होता है, तो उसमें क्यों ऐसा किया? और आप ऐसा सोच रहे थे कि अमेरिका कुछ नहीं करेगा, अमेरिका अपने हाथ ऐसे करके बैठेगा? आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ, उन्होंने बोला था ट्रंप ने कि एक हफ्ते का हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपने उसको मौका दे दिया कि आपको पूरा जवाब दे। ट्रंप जो भी कुछ होगा मिड टर्म इलेक्शन में, ट्रंप को खुद को कोई असर नहीं होगा। अमेरिका का प्रमुख 4 साल तक चुना जा सकता है, वो वही पोजीशन पर निकलता है, उसके ऊपर इम्पीचमेंट होता है, तो इम्पीचमेंट में तो होने वाला है ही नहीं, या वो मर जाता है, तो वो तो पोजीशन पर है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज द कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल द आर्म्ड फोर्सेस, तो उसके पास पूरा पावर है। हाँ, उसके पर लिमिटेशन है कि 60 दिन के बाद उनको कांग्रेस के पास जाना पड़ता है, लेकिन 60 दिन तक वो कर सकता है। तो शांति से रहिए। अब आप लेबनान की और हमास की बात करते हैं, कोई भी जगह सिविलियन नागरिक को, बच्चे हो, पुरुष हो या स्त्री हो, उसको कुछ भी हो तो शोकनीय है। लेकिन हमास क्या कर रहा था? हर जगह, हर घर पर अपना तोप रख रहा था, मिसाइल रखते थे। तो फिर अगर इजराइल को अटैक करना था तो वो तो हमास के मशीन गन पर करते हैं। अब देखो, अस्पताल के नीचे उनका कमांड और कंट्रोल सेंटर बनाते थे, तो फिर क्या करेगा? उसके पर अटैक करना है तो उसको हॉस्पिटल को तो असर होगा। अगर आप स्कूल के बाजू में IRGC का सेंटर रखते हैं, फिर बोलते हैं अमेरिका ने क्यों अटैक किया? अरे भाई, वो 2 जो बच्चियां मर गई है वो बहुत शोकनीय है, लेकिन IRGC ने अपना सेंटर क्यों वो बच्चियों के हॉस्टल के पास रखा? तो जो हमास और हिजबुल्लाह कर रहे हैं कि सभी विलेज में, सभी घर में अपना कंट्रोल बनाते हैं, अपने आर्म्स रखते हैं, तो उनको लड़ाई करना है तो लड़ाई के सैनिक जैसे करें, सिविलियन को कवर करके फिर बोले कि नहीं इजराइल ने क्यों किया। तो इजराइल को छोटा देश है, आपका 57 इस्लामिक कंट्री है,
तो एक 8,550 स्क्वायर माइल का एक छोटा देश है यहूदी लोगों का, क्यों आप उसको नहीं छोड़ते हो? सभी जगह आपको सबको निकाल ही देना है। उनको भी रहने का अधिकार है, उनको भी शांति से रहना है। 6 अक्टूबर 2023 तक तो वहाँ पूरा सिद्ध यूज फायर था, कुछ भी नहीं था। तो हमास ने इतना बड़ा अटैक करके 1200 जो यंग लोग म्यूज़िक मना रहे थे उनको मार डाला और बड़ी बड़ी खुशियाँ मनाई। हाँ, कितने यहूदी लोगों को मार दिया। वहाँ बोलते हैं कि यहूदी लोग जो पुरुष है उसको मार डालो और उसकी जो महिला है सब हमारी वाइफ हो जाए, हम उसको ले जाए। क्यों ऐसा करने का है? क्यों आप शांति के साथ इजराइल के साथ और दूसरे खाड़ी के देशों के साथ? शब्बीर भाई, इसी को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सीधे शब्दों में, सिख पीपल लेड बाय सिख लीडर्स। उनका यह कहना है हिंसा प्रवृत्ति बन गई है, हिंसक लोगों को प्रश्रय देना आपका काम बन गया है। हिजबुल्लाह हो, हमास हो, शुरुआत आप करते हैं और यहाँ पर आप भी IRGC के एक्ट की शायद जिम्मेदारी ना ले पाए। आप चाहे जितना डिफेंड कर ले, IRGC ना आपके कंट्रोल में है, ना वहाँ की चुनी हुई या जैसी भी सरकार है उस सरकार के कंट्रोल में है। IRGC अपने हिसाब से काम कर रही है और मुझे लगता है कि आपको भी कई बार बात रखने के लिए, क्योंकि आप ईरान के हिमायती हैं, उनका पक्ष रख रहे हैं, तो आपको ये बात रखनी पड़ती है। अलबत्ता ये बात अलग है कि जो 3 जहाज़ों पर हमला हुआ उसका कोई जस्टिफिकेशन अभी तक इस पैनल पर आया नहीं है और इसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है और कामिलन इसराइली नैरेटिव है। ये काफी एक अपसेट करने का मौजूद है हमारी। खैर, हमें ऐसा जानना चाहिए 1940 क्या हुआ, वहां पर जो है कौन सी हमास थी, वहां कौन सा हिजबुल्लाह था, कौन सा IRGC था। वहां पर जो इसराइल आकर 7,50,000 को अपने घरों से निकालते हैं, मैसेकर करके निकालते हैं। तब से लेकर अब तक मैसेकर ही चल रहा था और 7 अक्टूबर को 2023 को जो हुआ उसके बाद कोई इंडिपेंडेंट तक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आई है। इसराइल आज तक भी किसी भी फॉरेन एंटिटी को आने नहीं दे रहा है कि वो आकर इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं अपना नैरेटिव है। नेटवर्क का बड़ा इशू है। मैं बिल्कुल शब्बीर भाई आपको साफ नहीं सुन पा रहा हूँ, आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ रही है। ट्रंप की जहां तक की बात, वो अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि वहां पर जो लीडरशिप है बहुत अच्छी लीडरशिप है, अच्छे से बात कर रही है हमारे साथ, ये कह रहे थे। आज वो ये कहेंगे, कल वो कुछ और कह रहे। उनको वो क्या खाते हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है कि उनका मूड कैसा होता है। तो उनकी कोई यहाँ पर जो है इस वैल्यू पर लेना नहीं चाहिए। एक ये है। जहां तक की बात है वो ये है कि ईरान को ये लगता है कि उसको 47 ईयर्स से, क्योंकि उन्होंने पब्लिक क्रांति की, उन्होंने 1979 में एक डिक्टेटरशिप निजाम को उठाकर फेंका है, उसकी सजा उन्हें मिली है सैंक्शंस, असैसिनेशंस, ठीक है, आइसोलेशन, एम्बार्गो, ये तमाम चीजें। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम नहीं लड़ेंगे हमारे वजूद और हमारे अस्तित्व के लिए ये खतरा है। तो हर कोई कोशिश कर रहे हैं कि उनके। ठीक है शब्बीर भाई, अभी आपकी बात कुछ हद तक मुझे समझ में आई है। ये मसला थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, इन्हीं विशेषज्ञों के साथ बैठ के सीखा समझा है। क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। जनरल कोचर, हिंसक प्रवृत्ति होना या हिंसा को बढ़ावा देना, हिजबुल्लाह हमास को आगे बढ़ावा देना, लेकिन एक चीज है, बहुत ज्यादा मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पर शेयर की गई है। मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप लोग तारीख पढ़ें। ठीक है, ओके जी, ओके। शब्बीर जी ने अपना पॉइंट रखा। इस कुछ हद तक उनकी जो एक हिस्ट्री में जाए, देखिए आप 7 अक्टूबर 2023 के इंसिडेंट के बारे में आप अगर बात करते तो ये क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी, तो उस वजह में जाना बहुत जरूरी है। और मैं अपने सारे पैनलिस्ट से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा हिस्ट्री में चले जाइए और आप इसको देखिए, वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है और आपके जेरूसलम में उस सारे एरियाज में इसको क्या हो रहा है। और एक 2 स्टेट जिसके बारे में हम बात करते हैं, पैलेस्टीनियन, एक उनको अपना स्टेट चाहिए, अपनी उनको जगह चाहिए, वो उनको क्यों नहीं दिलाई जा रही और इसकी वजह क्या है। जब हम अब्राहम अकॉर्ड जब हुआ था पहली बार 1.0, उस टाइम पे पैलेस्टीनियन स्टेट की बात हुई थी। सऊदी अरेबिया ने इसको बोला था कि वो अब्राहम अकॉर्ड में तभी आएंगे जब एक 2 स्टेट सोल्यूशन की ये उसमें डिस्कशन जो उसमें रखा जाए। तो ये चीज़ें देखिए, आपको
जब तक आप पैलेस्टीनियन इशू को एड्रेस नहीं करेंगे, आप एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर आप अपनी ओपिनियन नहीं बना सकते। आपको इसकी वजह ढूंढनी पड़ेगी। सर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है और मैंने खूब इसको ये, क्योंकि मेरा भी विषय रहा तो मैं खूब पढ़ता रहा हूँ। प्रोफेसर जोशी तो इसको पढ़ाती भी हैं, पढ़ती तो हैं ही, पढ़ाती भी हैं। प्रोफेसर जोशी, क्योंकि अब ये सबका आपने सुन लिया है, ये बात सही है कि ये भी कहा गया नक्शा पहले का देखो, इजराइल का क्या था, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, चाहे वो वेस्टलैंड का इलाका हो, इधर का इलाका हो, ये सारे इलाके धीरे धीरे वो अपने आप को बढ़ाते चले जा रहे थे, उससे घबराहट पैदा हो रही थी। कुल ये सीधी सी बात है। आपका मत भी इस पे रखिए ताकि बात को मैं फिर चर्चा कभी जब आगे करेंगे तो उसमें मुद्दे काम आएंगे। नहीं प्रवीण जी, इस बिंदु को तो मैंने खुद चर्चा में आपके साथ रखा है, दूसरे शोज पे भी रखा है कि हर बार जब इजराइल का किसी दूसरे देश के साथ एंगेजमेंट होता है तो उसके बाद जब हम मैप पे देखेंगे तो उसकी सीमाएं बढ़ी हुई मिलती हैं। लेकिन आप एंशिएंट हिस्ट्री में जाकर के प्रॉमिस लैंड का कंसेप्ट देखें, धार्मिक स्तर पर आप हिस्ट्री में जाकर के देखें, या आप बाफर एग्रीमेंट को देखें, या आप फिर पूरा पैलेस्टीनियन अगर आप हिस्ट्री को देखें तो उसमें पीएलओ को जिस तरह से हटा करके हमास आया, उस पूरी हिस्टोरिकल लाइन पे जाएं, तब आपको समझ में आता है कि जब एक आतंकवादी संगठन एक देश को रूल करने की शुरुआत कर देता है तो वहां से एक अलग प्रकार की एंगेजमेंट और फाइट शुरू हो जाती है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि पश्चिम एशिया का जो संकट है ना, ऑक्टोपस की तरह इसके अलग अलग भुजाएं हैं, इसके अलग अलग डायमेंशंस हैं, इतिहास से, सोसाइटी से, धर्म से, सबसे जुड़ा हुआ इशू है। और इसको यदि सॉल्व करना है तो भारत जो सुझाता है, प्रधानमंत्री ने अभी जो इंडोनेशिया में कहा है हमारे, कि जो 2 स्टेट सोल्यूशन है, हमारी विदेश नीति में हम पैलेस्टीन को मान्यता देते हैं, लेकिन कौन से पैलेस्टीन को? हमास फ्री पैलेस्टीन को हम मान्यता देते हैं, और वहीं इजराइल को भी मान्यता की बात करते हैं क्योंकि वो उनका भी प्रॉमिस लैंड रहा, तो हम इस बात को नकार नहीं सकते। तो अगर कुछ देश वहां के ये बोले, पश्चिम एशिया के, जिसमें ईरान भी एक प्रमुख देश था, कि इजराइल का यहाँ कोई स्थान नहीं है, तो वो यहूदी कहाँ जाएंगे? उनका भी तो प्रॉमिस लैंड रहा है। डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, वहां बहुत मैं आऊंगा। देखिए शब्बीर भाई, मैं तो, मेरा मन करता है एक घंटे में, तो जनरल कोचर के साथ बात भी कर चुका हूं, प्रोफेसर जोशी से भी बात करने का मन है कि एक घंटे का पॉडकास्ट कर लिया जाए, क्योंकि मजा नहीं आता किसी को रोकने में। 1 मिनट रुक जाइए भरत सर, अल्टीमेटली अमेरिका क्या चाह रहा है? वो तो चाहे कोई कारण होता ना होता, उसे तो बहाना चाहिए। चाह क्या रहा है? ईरान में कोई आदमी बैठ जाए, ईरान में खुद ही बैठ जाए, इराक वाला हाल कर दे, अफगानिस्तान, क्या चाह रहा है अमेरिका ईरान को लेकर? अमेरिका 3 बात चाह रहा है। नंबर 1, जैसे बोलते हैं कि मंकी के, बंदर के हाथ में दारू की बोतल ना आ जाए, अगर ईरान के हाथ में न्यूक्लियर वेपन आ गया तो उसके आयतोला ने और काफ़ी लोगों ने बोला है कि हम पहले इजराइल पर ये बम डालेंगे और इजराइल को नष्ट कर देंगे, लेकिन वो उनको मालूम नहीं है कि इजराइल के पास भी एटम बम है, और अगर उन्होंने यहूदियों को मार डाला कोई बम डालकर, एटम बम, तो सारा ईरान ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात वो चाहता है कि ये जो टेररिस्ट संगठन है, हमास, हिजबुल्लाह, इस्लामिक जिहाद, हूथी, उसको ईरान सपोर्ट करना बंद कर दे। और तीसरी बात उनको है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे, अपने पड़ोसी देशों के साथ ईरान पीसफुली रहें। गॉट इट सर, पर यहाँ तो बातचीत कोई अभी तैयार नहीं। मुझे लगता है आज रात का जो बोला डोनाल्ड ट्रंप ने, वो पहले इंतजार करते हैं। ये चर्चा बहुत लंबी जा सकती है। शब्बीर भाई, बात करूंगा मैं आपसे, कभी फिर पैनल पर बैठते हैं। लेकिन जनरल कोचर आपका धन्यवाद, भरत सर आपका धन्यवाद, शब्बीर भाई आपका धन्यवाद, प्रोफेसर जोशी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बातचीत करते रहेंगे। बात इंडिया की में आज इतना ही। बात इंडिया की में एक बात बहुत साफ हो गई है, आज रात में कोई बड़ी कार्रवाई होती है नहीं होती, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं उस पर बहुत लोगों को भरोसा नहीं होता है। पर जिस तरह 80 ठिकानों पर हमला हुआ है, जिस तरह से एस्केलेट हुआ है ये जो सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ है 3 जहाज़ों पर हमले के बाद, तो इससे ये बात तो साफ हो गई है कि मामला शांत होने वाला नहीं है। लेकिन कहाँ तक जाएगा, प्रोफेसर जोशी ने जैसे कहा कि ये ऐसा नहीं कि बहुत डिसिसिव मोड में चला जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये एस्केलेट होने वाला है, ये बढ़ने वाला है और पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ सकता है। अपडेट आपको देते रहेंगे, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। खबरें जारी हैं ब्रेक के बाद।